फतूर इश्क एपिसोड 38। यूनिवर्सिटी का सेंट्रल ऑडिटोरियम और एग्जीबिशन हॉल आज अपने अरूज पर था। हर तरफ रोशनियों की चमक, बड़े बड़े एलईडीज डिस्प्ले, फ्यूचरिस्टिक्स प्रोटोटाइप्स, रोबोट स्टॉल्स, वीआर डेमोज और सॉफ्टवेयर स्टॉल्स और बैनर हॉल्स को किसी इंटरनेशनल एक्सपो जैसा बना रहे थे। जजेस के साथ इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट्स भी मौजूद थे। हर जगह भीड़ थी, हर जगह आवाज़ थी, हर जगह लोग थे, सिवाय एक कोने के। हॉल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक छोटा सा स्टॉल था। वहां निहाल खड़ा था। उसने बटन डाउन लाइट ब्लू इसने बटन डाउन लाइट ब्लू शर्ट पहना था। स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थी, आंखों के नीचे स्याह हल्के और चेहरे पर नींद की कमी में इसकी मेहनत साफ नजर आ रही थी। उसके सामने उसका प्रोजेक्ट रखा था, द नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट ग्रीन सिटी विद साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्शन आर्किटेक्चर। यह कोई आम मॉडल नहीं था। छोटी स्मार्ट बिल्डिंग्स, ऑटोमेटेड विंडो टर्बाइन, सोलर ग्रिड्स, सेंसर बेस्ड स्ट्रीट्स और पीछे एक लाइव डैशबोर्ड चल रहा था। निहाल ने इस प्रोजेक्ट पर महीनों की मेहनत की थी। कई कई रात बनाए कई कई रात बिना सोए हुए कोडिंग की थी। कई बार हाथ जलाए थे, कई बार सर्किट दोबारा बनाए थे, मगर आज उसे सिर्फ बोलना था और वही इसकी सबसे बड़ी जंग थी। एक इन्वेस्टर इसके स्टॉल के सामने रुका। निहाल का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया। बस एक बार अटकना मत। वो आगे बढ़ा। सर, ये मॉडल अगर कोई सेंट सिटी नेटवर्क। जबान रुक गई, हलक सूख गया, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और फिर जैसे कहीं दूर से एक पुरानी आवाज इसके कानों में भी गूंजी। सीधा बोल भी नहीं सकता, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। उसके डैड की आवाज, वही सर्द, वही सख्त, वही काट देने वाली। इन्वेस्टर ने इसका चेहरा देखा, एक फॉर्मल सी स्माइल दी, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और चला गया। निहाल कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा। फिर दूसरा जज आया, फिर तीसरा। हर बार वो कोशिश करता, हर बार लफ्ज टूट जाते और हर बार इसके अंदर से वही आवाज निकलती, देखा, डैड सही कहते थे। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। उसके स्टॉल के सामने खामोशी जम गई। निहाल ने लैपटॉप बंद नहीं किया था, सिर्फ ब्राइटनेस कम कर दी, जैसे अपने प्रोजेक्ट को दुनिया से छुपा रहा हो। वो कुर्सी पर बैठ गया, सर झुका लिया, उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, काश मुझे बोलना आता। उसने आंसू रोकने की कोशिश की, मगर फिर धीमे से फुसफुसाया, डैड सही कहते हैं। एक आंसू इसकी उंगली पर गिरा और इसी वक्त, क्या मैं देख सकती हूँ? निहाल ने झटके से सर उठाया। ब्लैक स्ट्रीट फिट जीन्स के साथ वाइट हाई निक टी शर्ट पहने हुए और इसके ऊपर लाइट बैज ओवर साइड ब्लेजर था जो इसके स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लुक दे रहा था। इसके शोल्डर लेंथ स्लीक बॉब कट बाल और दोनों गालों के डिंपल हमेशा की तरह निहाल को देखकर वाजे हुए थे। वो हमेशा की तरह पुरजोश लग रही थी। दलारा को सामने देखकर इसकी सर्द और खामोश आंखों में एक पल के लिए अजीब सा झटका लगा, मगर अगले ही पल इसने अपने चेहरे पर एक सर्द और बेरुखी का खोल चढ़ा लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई इस पर तरस खाए, और खसूसन दलारा जैसी लड़की के सामने वो अपनी कमजोरी का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। निहायती नज़ाकत से कदम उठाती मॉडल करीब आई निहायती नज़ाकत से कदम उठाती हुई वो मॉडल के करीब आई। इसने पहले इस मिनी एडवेंचर टरबाइन को देखा जो धीरे से घूम रहा था। फिर इसने लैपटॉप पर चलते हुए पैंथन कोड्स और लॉग्स को देखा और आखिर में इसने निहाल के उतरे हुए भीगे चेहरे को देखा, और बस इतना काफी था। वो इसकी खामोशी को पहचान गई। निहाल ने फौरन से अपनी नजरें चुराई और रूखे सर्द लहजे में कहा, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। दलारा ने अपनी खूबसूरत भवें उचकाई। इसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, मैं जाऊं? इसने बिना इजाजत के वहां पड़ा एक स्टूल खींचा और बिल्कुल इस मॉडल के बराबर में बैठ गई। उसने मेज पर हाथ रखकर पूछा, तुमने बनाया? निहाल ने धीमे से बिना देखे सिर्फ सर हिला दिया। दलारा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश रही। वो इसके पूरे सर्कट डायग्राम को समझ रही थी, जो आम लोगों के लिए सिर्फ एक कचरा था। फिर इसने मुड़कर सीधा निहाल की सर्द आंखों में देखा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? निहाल ने नासमझी से खामोशी से सर हिला दिया कि नहीं। दलारा खिलखिलाकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सा एतमाद था। प्रोजेक्ट बोरिंग नहीं है निहाल, प्रेजेंटेशन बोरिंग है। निहाल ने उलझन और थोड़ी नागवारी से इसकी जानिब देखा। दलारा ने बात को साफ करते कहा, तुम मशीन की लैंग्वेज में बात कर रहे हो। इन लोगों को कोडिंग नहीं समझ आती, इंसानों की लैंग्वेज में बात करो। निहाल चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, मगर दलारा के दिमाग में कोई और ही खराफात चल रही थी। वो अचानक उठी और बिना किसी झिझक के पूरी
पूरी नज़ाकत से मेज़ के बराबर में पड़े इस ऊंचे स्टूल पर खड़ी हो गई। क्लैप। इसने पूरी कुव्वत से एक ताली बजाई। इस सर्द कोने से आने वाली इस आवाज़ पर पूरे कॉरिडोर और आसपास की भीड़ थम गई। लोग मुड़कर देखने लगे। पैनल, जजेस और सॉफ्टवेयर हाउस के बड़े-बड़े डायरेक्टर फिर रुक गए। यस, यंग लेडी, व्हाट इज़ सो स्पेशल हियर? एक सीनियर जज ने मुस्कुराते अपनी एलिवेशन शीट खोली थी। दलारा स्टूल से नीचे उतरी और इसके चेहरे पर एतमाद का नशा था। उसने निहाल को अपनी हसीन आंखों से एक इशारा किया जैसे कहती हो, अब डरना मत, मैं हूं ना। निहाल ने खामोशी से इसे देखा। उसकी सर दीवार धीरे धीरे पिघल रही थी। दलारा ने मिनी इचरस्टिक इचरस्टी के ऑटोमेटिक पावर ग्रिड पर हाथ रखा और जजेस को देखा और निहायत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करने लगी। सर, आपने बड़े बड़े ई कॉमर्स एचेस और मैनेजमेंट सिस्टम देखे हैं, मगर क्या आपने कभी एक ऐसा आसमान देखा जो आपके घर को साइबर अटैक से बचाए? जो आप लाइंस और वायर्स देख रहे हैं ना, ये सिर्फ प्लास्टिक या कॉपर की नहीं है। ये हमारे आने वाले कल की एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम सब स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि अगर किसी एक हैकर ने पूरे सिटी का सिस्टम कंप्रोमाइज़ कर दिया और पावर ग्रिड काट दी तो क्या होगा? हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स बंद हो जाएंगे, बैंकिंग ऑपरेशंस फ्रीज हो जाएंगे और पूरा मुल्क क्रैश हो जाएगा। दलारा किसी इमोशनल और हाईली इम्पैक्टफुल तरीके से जजेस के चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो लोग अब डि- वो लोग अब डीपली इंटरेस्ट लेने लगे थे, क्योंकि ये एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रॉयल वर्ल्ड इशू था। दलारा ने बात को मजीद टेक्निकल कनेक्ट किया। और इस नेशनल लीव थ्रेट के इलाज का इस और इस नेशनल लेवल के थ्रेट का इलाज इस लड़के ने ढूंढा है। इसने इस छोटे से सिंपल मॉडल में एक ऐसा साइबर फिजिकल शील्ड डिज़ाइन किया है। निहाल, प्लीज़ शो देम दी लाइव अटैक सिमुलेशन। निहाल ने दलारा को देखा। पहली बार उसकी ज़िंदगी में पहली बार उसे लगा कि कोई इस पर हंस नहीं रहा, बल्कि कोई इस पर अंधा यकीन कर रहा था। उसके अंदर का डर जैसे इस हसीन लड़की के एतमाद के आगे घुटने टेक गया। उसके हाथ कीबोर्ड पर तेज़ी से चलने लगे। जैसे ही नेटवर्क पर अटैक होगा, इसने इंटर प्रेस किया। लैपटॉप का डैशबोर्ड फौरन से रेड अलर्ट से भर गया। मिनी मिनिएचर्स सिटी की लाइट्स ने ब्लिंक किया। अगले ही माइक्रो सेकंड में निहाल के बनाए हुए एआई मॉडल ने अटैक डिटेक्ट किया और सिस्टम को आइसोलेट कर दिया और बैकअप नेटवर्क एक्टिव कर दिया। शहर की लाइट बिना एक सेकंड ज़ाया किए दोबारा से मुकम्मल रोशन हो गई। एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल विद इन सेकेंड। पूरे हाल में एक सर्द खामोशी छा गई। जजेस ने एक दूसरे को देखा और फिर तालियां। एक जोरदार और गूंजती हुई तालियों का शोर पूरे कोने में गूंज उठा था। चीफ जज फौरन से आ गया और इसके चेहरे पर सच्चा इत्मीनान था। दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड फिजिकल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। हु मेड दिस? दलारा ने मुस्कुराकर रास्ता छोड़ा और पीछे खड़े निहाल को सामने किया। निहाल ने अपनी हेजल ग्रीन आंखें उठाई और पहली बार जिंदगी में बिना हिचकिचाए एक मर्दाना और ठोस आवाज में कहा, मम मैंने। जज ने आगे बढ़कर इससे बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। एक्सीलेंट वर्क निहाल, वी नीड माइंड लाइक यू। कुछ कुछ घंटों के बाद यूनिवर्सिटी का मेन ऑडिटोरियम भरा हुआ था। सेंट्रल स्टेज पर लाइट्स डिम और चमकती हुई लाइट्स थी। मेन अनाउंसर ने माइक संभाला और पूरे हाल में एक सांस रुकती हुई खामोशी छा गई। एंड द फर्स्ट प्राइज फॉर द मोस्ट इनोवेटिव साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऑफ द डेज गोज टू। एक सेकंड का वक्फा था जो निहाल के लिए सदियों जैसा था। निहाल वहाज मलिक। निहाल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल जम गया था। उसके कानों में सरसराहट हुई। उसे लगा उसने गलत सुना। उसके दिमाग ने इस सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर दिया। मगर तभी बराबर में बैठी दलारा ने जोर से इसको झंझोड़ा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हारा नाम लिया है, उठो। निहाल ने धीरे से पहले दलारा के खिलखिलाते चेहरे को देखा, फिर स्टेज को देखा और फिर वापस इसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में अभी भी यकीन का एक तिनका तक नहीं था। वो एक ख्वाब की तरह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे स्टेज की जानिब चलने लगा। चीफ गेस्ट ने मुस्कुराते एक भारी चमकती हुई गोल्डन शील्ड ट्रॉफी निहाल के हाथों में थमा दी। जैसे ही इसकी उंगलियों ने इस ट्रॉफी को छुआ, इसके हाथ कांप गए। उस एक पल में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। वो स्कूल के दिन जहां इसे इग्नोर किया जाता था, उसका वो हकलाना, लोगों का इसका मजाक उड़ाना और डैड के वो नाराज मायूस आंखें जो हमेशा कहती थी कि तुम किसी काबिल नहीं हो। और फिर आज का ये दिन। उसकी उंगलियां ट्राफी पर मजीद कस गई, जैसे वो इस सच्चाई को छोड़ना नहीं चाहता हो। उसकी आंखों से एकदम गर्म आंसू निकल कर सीधा इस
गोल्डन ट्रॉफी पर गिरा और इसकी चमक में जज्ब हो गया। स्टेज पर खड़े जज ने इसके कंधे पर हाथ रखा। आर यू ओके यंग मैन? निहाल ने भीगे चेहरे के साथ एक नरम और धीमी सी हंसी हंस दी। उसने माइक के करीब बहुत ही मुश्किल से अपनी आवाज़ को संभाला और बोला, ये मेरी जिंदगी का पहला ट्रॉफी है। पूरा ऑडिटोरियम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सुन और खामोश हो गया। लोग इसके लफ्ज़ों के पीछे छुपे दर्द और उसकी सच्ची मेहनत को महसूस कर रहे थे। स्टेज के नीचे भीड़ की पहली रो में खड़ी दलारा चुपचाप उसको देख रही थी। उसके लबों पर एक बेहद नरम और पुरसकून मुस्कुराहट थी। निहाल ने अपनी भीगी और चमकती हुई हेजल ग्रीन आंखों से भीड़ में सिर्फ इसे देखा और पहली बार इसके दिल के किसी कोने और पहली बार उसके दिल के किसी गहरे और सर्द कोने में उस एंजल आपी की आवाज़ गूंजी। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान आए जो तुम्हें खुद से ज़्यादा मोहब्बत करवाए। पूरा मेंशन गहरी खामोशी में डूबा था। हर कमरा बंद था, हर रोशनी बुझ चुकी थी। सिर्फ कॉरिडोर के चंद कै सिर्फ कॉरिडोर के चंद कैंपस की हल्की सी पीली रोशनी ज़मीन पर लंबी लकीरें बना रही थी। महानूर ने चौथी बार करवट बदली। नींद उसकी आंखों से बिल्कुल रूठ चुकी थी। उसने कुछ देर छत को देखा, फिर थक हार कर कंबल साइड पर किया और पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही वो हालवे में आई, उसकी निगाहें सीढ़ियों की जानिब गई। एक लंबा सा साया धीमे कदमों से ऊपर टेरेस की जानिब जा रहा था। कयान? महानूर एक पल को वहीं रुकी। उस वक्त पता नहीं क्यों उसका दिल चाहा वो उसके पीछे जाए। किचन में आकर उसने पूरी लाइट ऑन नहीं की, सिर्फ काउंटर के ऊपर वाली वार्म लाइट जलाई। उसने दो मग्स निकाले, एक में ब्लैक कॉफ़ी बनाई, दूसरे में हल्के दूध पत्ती वाली चाय। कॉफ़ी बनाते वक्त इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पता नहीं वो पिएगा भी या नहीं। फिर खुद ही हिस्सा हिला दिया, ट्रे उठाई, टेरेस की जानिब चल पड़ी। टेरेस के एक प्राइवेट कॉर्नर में ब्लैक मार्बल वॉश काउंटर लगा था। वहीं कयान खड़ा था। उसकी ब्लैक शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थी और वो ठंडे पानी के नीचे अपने हाथ निहायत ही सुकून से धो रहा था। पानी बेसन में गिरते हल्का सुर्ख रंग लेकर नीचे बह गया। उसने बिना किसी जल्दी के टॉवल से जल्दी से हाथ साफ किए और कप सीधे कर दिए। तभी सीढ़ियों से कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। कयान ने सर उठाया, टॉवल साइड ड्रॉयर में रखा और पुरसकून चेहरे लिए टेरेस के सेंट्रल की जानिब चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महानूर ने टेरेस पर कदम रखा। सर्द हवा ने फौरन से इसके बालों को बखेर दिया। टेरेस के एक कोने में कयान रेलिंग पर हाथ रखे खड़ा था। उसकी पुश्त महानूर की जानिब थी। एक हाथ में धीरे धीरे जलती सिगरेट थी और वो निहायत ही खामोशी से अंधेरे आसमान को देख रहा था। महानूर कुछ देर यूं ही खड़ी उसको देखती रही, फिर बिना मुड़े उसकी आवाज आई, घूरना बंद हुआ हो तो सामने आ जाओ मून। घूरना बंद हुआ हो तो सामने आ जाओ मून। महानूर हल्का सा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया बिना मुड़े उसे कैसे पता चल गया। वो ट्रे संभालती उसके पास आई। इतनी सर्द रात में यहाँ अकेले बैठा, कोई खास सबब है? उसने कॉफी का मग उसकी जानिब बढ़ाया। कयान ने खामोशी से मग ले लिया। दोनों की उंगलियां हल्की सी टकराई। महानूर को उसके हाथ बहुत ठंडे लगे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। नींद नहीं आ रही थी। कयान ने कॉफी का एक घूंट लेते सीधा जवाब दिया, मेरा भी यही हाल है। महानूर ने मुस्कुराते टेरेस के एक झूले की जानिब इशारा किया, वहां बैठे। कयान ने बस हल्का सा सर हिला दिया। दोनों झूले पर आ बैठे। बीच में गर्म मग्स, ऊपर सितारों भरा आसमान। झूले की हल्की सी हरकत और सर्द हवा के दरमियान महानूर के बाल दोबारा से उसके चेहरे पर आ गए। वो नहीं हट वो इन्हें हटाने लगी, मगर इससे पहले कयान ने अपना मग साइड पर रखा और निहायत ही धीमे अंदाज में इसके चेहरे पर बिखरी लट को उठाकर इसके कान के पीछे कर दिया। महानूर की सांस एक पल को रुकी। उसने पलकें उठाई और सुनहरी गहरी आंखों में देखा। वहां कुछ था, मगर समझना मुश्किल था। कयान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हैवी कोट उतार कर इसके कंधों पर रख दिया। फिर थोड़ा सा इसकी जानिब सरकता अपना बाजू झूले की पिछली साइड पर रख दिया, जैसे बिना छुए इसे अपने हसार में ले लिया हो। महानूर ने कोई मुखालफत नहीं की। न जाने क्यों इसके कोट की गर्माहट और उसकी खुशबू में इसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। दोनों के दरमियान अब पहले जैसी अजनबियत नहीं रही थी। महानूर ने चाय का हल्का सा घूंट लिया, आसमान की जानिब देखा, फिर धीमी और हल्की लरजती आवाज में पूछा, मेरा भाई? वो रुकी और फिर इसकी जानिब देखा। वो ठीक है ना कयान? जिंदा है? महानूर ने भवें से केड़ी। बस कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना बहुत होता है। वो फिर कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद इसने पूछा, मुझे और कितना वक्त लगेगा यहाँ से जाने में? कयान ने आसमान की जानिब देखा। जब तुम खुद यहाँ से जाना नहीं चाहती जब तुम खुद यहाँ से जाना नहीं चाहती। महानूर ने इसे अजीब निगाहों से देखा। ये भी समझ नहीं आया। कुछ देर खामोशी के बाद इसने फिर धीरे से पूछा, वो वीडियो अर्जल तक पहुंच गया? कयान ने काफी का घूंट लिया।
जो चीज़ जिसके लिए लिखी गई थी वो इस तक ज़रूर पहुंच जाती है। महानूर ने गुस्से से इसको देखा। आप हमेशा पहेलियों में जवाब क्यों देते हैं? महानूर को इसके सपाट जवाब से सुकून नहीं मिला था। उसके अंदर की उलझन अब गुस्से में बदलने लगी। वो कब से उस शख्स को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर वो एक ऐसी पहेली था जो हर बार मजीद उलझ जाती थी। मुझे सीधा जवाब चाहिए। आखिर आप हो कौन, कयान? महानूर ने इस बार सीधा उसकी आंखों में देखा। और आपका माजी क्या है? आप इतने सर्द, इतने बेरहम कैसे हो गए हैं? आपकी आंखों में ये दहशत, ये अंधेरी जिंदगी, ये सब कहाँ से आया है? मुझे क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपाते हैं? आप जो दिखाते हैं वो आप हो नहीं। कयान ने धीरे से अपना सर घुमाया, महानूर की आंखों में देखा। उसके लबों पर एक धीमी, पहेली भरी मुस्कुराहट आई। एक ऐसी मुर एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और एक गहरा राज भी था। मेरा माज़ी, कयान ने एक नरम मगर पुरस्कार आवाज़ में कहा। मेरा माज़ी एक ऐसी आग है महानूर, जिसमें अगर तुम झांकोगी तो खुद जल जाओगी। महानूर ने उलझन से अपनी भवें से केड़ी। मैं आपकी ये बातें नहीं समझ पा रही हूँ, कयान। आप हमेशा मुझे इन पुरस्कार लफ्ज़ों में क्यों उलझा देते हैं? मुझे साफ जवाब क्यों नहीं देते? कयान का चेहरा अचानक निहायत ही संजीदा और सर्द हो गया। उसने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा, थोड़ा सा महानूर की जानिब झुका और उसकी गर्म सांसें महानूर के चेहरे से टकराई। कुछ राज अंधेरे में ही अच्छे लगते हैं, मून। अगर इन्हें ज़िंदगी में लाया जाए अगर इन्हें रोशनी में लाया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही पैदा करते हैं, इसलिए मत पूछो। उसकी आवाज़ में एक ऐसा ठोसपन था कि महानूर के लब खुद ब खुद सिल गए। वो समझ गई कि इस शख्स से इसके राज उगलवाना नामुमकिन है। कुछ देर के बाद इसने मग रखा और उठकर बोली, गुड नाइट। कयान ने सिर्फ सर हिलाया। वो नाराज होकर चली गई। जैसे ही महानूर टेरेस का दरवाजा बंद करके नीचे गई, नरम पल कयान के चेहरे से वो नरम पन पल भर में गायब हो गया। वो झूले से उठा, टेरेस के इस आखिरी कोने की जानिब बढ़ा जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, जहां कुछ देर पहले इसने किसी को मौत के घाट उतारा था। उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। टेरेस पर आओ। 2 मिनट में ये जगह साफ चाहिए, एक निशान भी बाकी नहीं रहे। कयान ने सर्द आवाज में हुक्म दिया। यस सर। दूसरी तरफ से गार्ड की कांपती आवाज आई थी। और सुनो, गनी गनी के लिए इसे पैक करो, इसे भूख लग रही होगी। गार्ड को हुक्म सुनाकर कयान ने फौरन से फोन रख दिया, अपने स्लीव्स को दोबारा से सीधा किया और टेरेस के रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। इसका दिमाग अब अगले मोहरे पर था। रईस रईस ने सर उठाया। खालिद पाशा के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैं तुर्की वापस जा रहा हूँ। रईस ने बस हल्का सा भवें उठाई। कोई खास बात? खालिद पाशा कुछ पल चुप रहे, फिर इनकी आंखों में वो चमक आई जो सिर्फ एक बाप की होती थी। सुल्तान, इन्होंने धीरे से कहा, मेरा बेटा ठीक हो गया है। कमरे में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। रईस, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब खत्म हो गया है, खालिद पाशा ने अपनी बुलंद और जोश भरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। मेरा बेटा, मेरा सुल्तान बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर ने तस्दीक कर दी है, उसकी जहनी और जिस्मानी हालत अब बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बयान नहीं कर सकता कि एक बाप के लिए इससे बड़ी कयामत खेज खुशी और क्या होगी। खालिद पाशा का जोश और जज्बा आसमान को छू रहा था, मगर उनके इस पूरे जोश के सामने जो शख्स बैठा था वो आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था। पाशा, रईस की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीरती निहायत ही धीमी, भारी और संजीदा निकली थी। मैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बाप का सुकून इस जहाँ की सबसे हसीन जागीर है। खालिद पाशा ने एतमाद भरी आवाज़ में इसके कंधे पर हाथ रखा और मजीद जोर दिया। वापस जाने से पहले मैं तुम्हें यह कहकर जा रहा हूँ कि अगर तुम्हें इस कमजोर असम को तबाह करने के लिए या यहाँ की गंदगी या यहाँ की गंदी पॉलिटिक्स को बदलने के लिए कोई भी मदद चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल शूटर्स हों, नए वेपन्स हों या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट हो, तुम बस एक इशारा करो, मैं दुनिया हिला कर रख दूंगा तुम्हारे लिए। रईस ने इन्हें कुछ सेकंड देखा, फिर निहायत आराम से हल्का सा मुस्कुराया और अपनी भारी लेदर की हाई बैक की कुर्सी पर पुष्ट टिकाए बैठा रहा। आमतौर पर जब भी अरसम का जिक्र आता तो रईस के चेहरे पर गुस्सा, नागवारी या जलादपन साफ दिखता था, मगर आज वो बिल्कुल सर्द, पुरसकून और खामोश था। उसका ये सुकून आम सुकून नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खौफनाक खामोशी थी जो किसी बड़े से तूफान से पहले आती थी। रईस, तुम ठीक हो? खालिद पाशा फिक्रमंदी से पूछने लगे। उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी और खौफनाक मुस्कुराहट उभरी। उसने निहायत ही आराम से अपने दोनों हाथों की उंगली को एक दूसरे में फंसाया और अपनी सर्द निगाहें खालिद पाशा के चेहरे पर जमा दी। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नहीं हिल रही थी।
जो सामने वाले के जिस्म में सर्द सुनसनी दौड़ा दे। मेरी फिक्र मत कीजिए। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। आपको तुर्की जाने के लिए किसी तनाव या बोझ की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस अरसम की, तो मुझे इसे हराने के लिए अब आपके शूटर्स या किसी सियासत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खालिद पाशा ने उलझन से अपनी भवें से केड़ी रईस का ये धीमा बिना गुस्से वाला अंदाज उसे अजीब सा डराने लगा था। क्या मतलब है तुम्हारा रईस? मतलब ये पाशा कि बहुत जल्द वो मगरूर अरसम मेरी उंगलियों पर नाचेगा। रईस ने अपने दाएं हाथ की उंगली को हवा में धीमे से लहराया, जैसे वो किसी कठपुतली की डोरियां हिला रहा हो। और इसके लिए मुझे महानूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि वो खुद हार मानकर अनुरल को मुझे सौंप जाएगा। और फिर कहते कहते इसके लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। मैं खुद इन्हीं हाथों से अपनी बेहद हसीन चिड़िया को दुनिया के हर कोने से चीर कर निकालूंगा। उसकी परवाज़ को इस तरह काटूंगा कि वो सिर्फ मेरे आंगन में आकर गिरे। तब उसे यकीन हो जाएगा वो मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। खालिद पाशा को इसके चेहरे पर पुरएतमादी नजर आई। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आप सुकून से तुर्की जाएं पाशा, अपने बेटे को गले लगाएं। रईस ने उसकी आंखों में देखते नहायत ही दीवानावार अंदाज में बुड़बुड़ाया। क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो यहाँ दुश्मनों की लाशें नहीं, उनके जिंदा जिस्म हमारे गुलाम बन चुके होंगे। खालिद पाशा खामोशी से सर हिला गया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जीत तुम्हारी ही होगी। आमीन। उन दोनों के लबों से एक साथ निकला, फिर लाउंज में दोनों का कहकहा गूंजा। मरी की शाम ने पूरे आसमान को गहरे नीले और जामुनी रंग में रंग दिया था। गाड़ी पहाड़ों के दरमियान बनती हुई रोड पर आगे बढ़ रही थी। नीचे शहर की रोशनियां छोटे सितारों की तरह चमक रही थी और हवा में सीडर और गीली मिट्टी की ठंडी खुशबू घुली हुई थी। कार की विंडो से बाहर का मंजर हेजन ने शॉल को और लपेट लिया। कार की विंडो से बाहर का मंजर देखती हेजन ने शाल को और लपेट लिया और एक चोर निगाह अर्जल पर डाली। कार की विंडो से बाहर का मंजर देखती हेजन ने शाल को और लपेट लिया और एक चोर निगाह अर्जल पर डाली। वो स्टीयरिंग पर एक हाथ रखे निहायत सुकून से ड्राइविंग कर रहा था। वायलट टर्टल नीक और डार्क कोट में हमेशा की तरह पुरवकार और बेहद हैंडसम लग रहा था। प्लान के मुताबिक निकल सुबह निकलना था, मगर अर्जल के फैसलों के तरह ये सफ़र भी गैर मुतवक्का था। वो हेजन को एक दिन पहले ही आज शाम मरी ले आया। पूरे सफ़र में अर्जल खामोश रहा। हेजन ने कई बार बात करने की कोशिश की, मगर इसके मुख्तसर जवाब और गहरी सोच को देखकर वो चुप हो गई। कई घंटों के सफ़र के बाद वो आखिर रिजॉर्ट पहुंच गए। रिजॉर्ट पहाड़ी की ऊंचाई पर बना था। बाहर से पूरी इमारत डार्क वुडन आर्किटेक्चर और बड़े ग्लास पैनल से बनी थी। हर बालकनी से मरी की चमकती रोशनियां और दूर तक फैलती धुंध नजर आ रही थी। इंटर्न्स पर वार्म और सफ़ेद फूलों की सजावट ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की झूल रही थी। हेजन को यह जगह किसी ख्वाब जैसी लगी और इस पर अर्जल का साथ इस ख्वाब को और खूबसूरत बना रहा था। अंदर कदम रखते सैंडलवुड और वेनेला की खुशबू महसूस हुई थी। मार्बल फ्लोरिंग पर वार्म लाइट्स का हल्का सा अक्स चमक रहा था। लॉबी में वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस अर्जल दोरानी, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू विद अस, वी होप यू स्टे विद अस, विल बी कंफर्टेबल एंड मेमोरेबल। हमारी जानिब से ये फखरिया बात है कि आपने हमारा रिजॉर्ट चूज़ किया। आपका स्वीट रेडी है और आपके स्टे के लिए डेडिकेटेड टीम साइन कर दी गई है। जनरल मैनेजर और स्टाफ ने इनका शान तक इस्तकबाल किया था। अर्जल जैसी शख्सियत का उनका रिजॉर्ट आना और इनके लिए ख़ास बात थी। हेजन भी इस सब प्रोटोकॉल को देखकर हैरान और अंदर अंदर खुश हो रही थी कि अर्जल ने नहायत ही फितरी अंदाज में इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू रखकर इसे अपने करीब कर लिया। हेजन का दिल अजीब से घबराहट और खुशी से भर गया। बेल बॉय इन्हें रॉयल स्वीट तक लेकर गया। कमरा नहायत ही पुर लग्जरी था। फर्श पर मोटे कालीन, दरमियान में किंग साइज बेड और सामने प्राइवेट फायर पैलेस चल रहा था। सबसे हसीन चीज़ कमरे की पूरी वॉल थी, जहाँ से मरी के जगमगाती पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। दोनों फ्रेश हुए और फिर डिनर करने गए। माहौल खुशगवार था, खाना भी लाजवाब था, मगर हेजन ने नोटिस किया आज अर्जल अजीब तौर पर खामोश था। वो इसके साथ था, मगर इसका दिमाग जैसे कहीं और था। डि- डिनर के बाद वो दोनों वापस कमरे में आ गए। हेजन ग्लास वाल के पास खड़ी एक नरम वेलवेट सोफे पर लेटी थी और उसने अपनी नाइट ऑफ फुल
के ऊपर शाल और इसके ऊपर से नरम कंबल भी अपने गिर्द अच्छे से लपेटा हुआ था और बार-बार कभी बाहर अंधेरी धुंधली पहाड़ियों को देखती तो कभी बेड पर बैठे अरजल पर निगाह डालती। तो कभी बाहर तो कभी बेड पर बैठे अरजल पर निगाह डालती, जो यहाँ आकर अपने लैपटॉप में ही घुसा हुआ था। उसे अरजल की अजीब व गरीब खामोशी हजम नहीं हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी इतने हसीन माहौल में भी ये शख्स इस तरह से बेखबर और काम में कैसे मगन रह सकता है। उसने सोफे पर करवट बदली, फिर बैठ गई और पिलोज को सीधा किया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार उससे मजीद नहीं रहा गया। हेजन ने नहायत ही मासूम और थोड़ी शिकायती आवाज में इसे पुकारा था। अर्जल की उंगलियां लैपटॉप पर रुकी। उसने स्क्रीन से निगाहें हटाए बिना न- उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना निहायत ही सर्द और मर्दाना आवाज में पूछा, हम्म, मुझे नींद नहीं आ रही। हेजन ने सोफे से उठते कहा और धीमे कदमों से चलकर बेड के पास आकर खड़ी हो गई। अर्जल ने अपनी आइस ब्लू गहरी निगाहें लैपटॉप से हटाकर हेजन के मासूम चेहरे पर जमाई। सफर की थकान है हेजन, लेटोगी तो नींद आ जाएगी। गो टू स्लीप। नहीं आएगी। हेजन ने थोड़ा जिद करते अपना रुख बदला और बेड के कोने पर बैठ गई। आप पूरे रास्ते चुप रहे, अब यहाँ आकर इस लैपटॉप में घुस गए हैं। मैं बोर हो रही हूँ। आपको अपना यह काम बंद करना होगा और मुझे कोई कहानी सुनानी पड़ेगी। अर्जल के लबों पर एक धीमी हैरत भरी मुस्कुराहट आई। उसने लैपटॉप को थोड़ा सा नीचे किया। कहानी? सीरियसली हेजन? ना तुम बच्ची हो और ना ही मैं कोई बेबी सिटर हूँ जो तुम्हें सोने के लिए कहानी सुनाऊंगा। हाँ, मैं बच्ची हूँ और मुझे कहानी सुननी है। हेजन ने नखरे से अपनी भविष्य केड़ी जिद्दी अंदाज में दोनों हाथ बांध लिए। आपको सुनानी ही पड़ेगी वरना मैं आपको भी काम नहीं करने दूंगी। अर्जल ने उसकी इस जिद और मासूमियत को देखा। उसकी सर्द आंखों में एक अचानक ही शरारत चमक गई थी। उसने सोचा कि अगर ये सीधे तरीके से नहीं सोएगी तो इसका इलाज इसके पास है। ठीक है, अर्जल ने नहायत ही पुरस्कार अंदाज में कहा और लैपटॉप को बंद करते एक तरफ रख दिया। इससे पहले कि हेजन कुछ समझ पाती, अर्जल ने बेड के पास रखा स्विच दबाया। एक पल में पूरे स्वेट की लाइट बंद हो गई। कमरे में सिर्फ और सिर्फ फायर पैलेस की मदम धुंधली लाल रोशनी बाकी रह गई, जैसे दीवारों पर लंबे और अजीबो गरीब साए बनने लगे। बाहर पहाड़ी हवा का एक तेज झोंका गिलास वाल से टकराया, जिसके शोर से हेजन का दिल सरसरा उठा। अर्जल, लाइट्स क्यों ऑफ की? हेजन ने घबराकर शाल को और मजबूती से अपने गिर्द लपेटा, क्योंकि ऐसी कहानियां अंधेरे में ही अच्छी लगती हैं। अर्जल बेड पर लेटकर इसकी जानिब करवट कर गया था। हेजन भी उनके बीच तकिया रखते बेड के दूसरे कोने में उसकी तरफ करवट लेकर लेट गई। कोई अच्छी स्टोरी सुनाना, नॉवेल्स की तरह। हेजन एक्साइटेड होकर कंबल में घुस गई। तुम्हें पता है जिस रिजॉर्ट पे हम आए हैं वहाँ इसी तरह कुछ सालों पहले एक ऐसे ही न्यूली मैरिड कपल आए थे और इनमें बीवी को ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, तो इसने अपने हस्बैंड को भी नहीं सोने दिया और इसे बहुत तंग किया। हस्बैंड ने इसे डांट दिया तो वो गुस्से में हस्बैंड को रूम से निकाल दिया और खुद रूम में मज़े से सोई। फिर? अर्जल ने सर्द आवाज में कहा। हेजन बहुत तजस्सुस से सुनने लगी। फिर रात के 2 बजे कोई बेड के नीचे से पूछता है, उसने धीमे से कहा। सोई नहीं अभी तक? और फिर इस बीवी को घसीटता हुआ ले गया। अचानक अर्जल की बुलंद आवाज पर हेजन की चीख निकली। अर्जल ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई और बात जारी रखी। तब से कहते हैं यहाँ रिजॉर्ट के आसपास कोई जिन होता है जो खासकर छोटे कद वाले शरारती बातूनी लोगों को टारगेट करता है, और रात होते ही अगर वो नहीं सोए तो इनके बेड के नीचे एक हाथ आकर इन्हें खींच कर ले जाती है। और बंद करो। हिजन की रोने वाली शक्ल हो गई। अरे अरे, इतने में ही डर गई? अर्जल की हंसी निकल गई। मैं कोई डरी वरी नहीं हूँ, समझे आप? मुझे डराने की अच्छी कोशिश है, लेकिन अफसोस कामयाब नहीं हुए। हेजन ने बहादुर बनने की एक्टिंग की। अच्छा, तो एक और कहानी सुनाता हूँ जो हमारे दौरानी खानदान में हुआ था। मेरे दादा के दादाजी की बहन मेरे दादाजी के बहन के बेटे की सास के छोटे भाई के बेटे की बीवी के सौतेले बेटी के साथ हुआ था। क्या क्या? दादी जी की सास के बेटे? हेजन को चक्कर आने लगे। अरे चुपचाप सुनो, फ्लो को डिस्टर्ब मत करो। वो एक दिन खिड़की के पास सो रही थी कि अचानक किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। जब वो उठकर देखती है तो कोई नहीं था, लेकिन बार बार कोई दस्तक करता रहा। जब वो आंखें खोलती तो कोई नहीं होता। इस बार थककर वो उठी और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, अर्जल जोर से बोचा अर्जल जोर से बोला। अचानक एक हाथ आकर उसे घसीट लिया। एक बार फिर से अर्जल की बुलंद आवाज पर वो चीखी थी। तब से वो कभी किसी को दुखी नहीं, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। लेकिन तब तक हर रोज रात इस लड़की के रोने की आवाजें आने लगी। कभी कभी वो पंखे पर लटकती दीवारों पर सरकती नजर आती थी। कभी बस मुझे नींद आ रही है,
हेजन ने झटके से दूसरी तरफ करवट ली और सर तपांव कंबल में घुस गई। अर्जल उसकी हालत के मजे लेता आराम से सीधा होकर सो गया। कुछ देर के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हेजन के जहन में अर्जल की झूठी कहानियां गूंज रही थी जो वो सच मानकर बैठ गई थी। हर हल्की आवाज़ उसे डराने लगी। कुछ देर के बाद अर्जल ने इसे मजीद डराने के लिए जानबूझकर अपने मोबाइल में एक रोती हुई लड़की की आवाज़ हल्की धुन में बजाने लगा। हेजन उसे सुनती सुनती मजीद खुद में सिमट गई। अर्जल, अर्जल। वो दो तीन बार इसे पुकारने की कोशिश की लेकिन वो जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा था। अचानक अर्जल ने अपना पाँव हल्का से उसके पाँव से मिस किया तो वो चीख कर उठ बैठी और सामने अंधेरे को देखकर रोने लगी। अर्जल अपना मोबाइल बंद करता उठ बैठा। क्या हुआ मिस पेंगुइन दौरानी? वो इसके कंधे पर हाथ रखकर मजाहिया अंदाज में पूछने लगा लेकिन वो तकिया दूर फेंकती उसके करीब खिसक कर उसके सीने से लग गई। इस अचानक कमल पर अर्जल का दिल जोर से धड़का। उसके हाथ बेसाख्ता उसकी कमर के गिर्द मजबूत हो गए। इट्स ओके यार, मजाक था, वो इसकी पुष्ट सहलाते बोला। वो कुछ देर यूं ही इसे सीने से लगाए रखा और फिर इसी पोजीशन में उसके साथ बेड पर गिर गया। हेजन ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की। वो इसके सीने में मुंह छुपाए अपनी सुर्ख नाक रगड़ने लगी। आप बहुत बुरे हैं। हेजन ने रोते हुए अंदाज में अपना छोटा सा मुक्का उसके सीने में मारा। अर्जल ने अपनी भवें उछाली। मैं तो सिर्फ कहानियां सुना रहा था, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश पर। और तुमने खुद कहा डरती वरती नहीं हो, इसीलिए तुम्हें एक और किस्सा सुनाता हूँ जो इसी साल हमारे एक दोस्त के इसी इलाके में हुआ था। मुझे नहीं सुनना। हेजन ने झटके से अपने कान बंद करने की कोशिश की मगर उसका जिस्म अभी भी डर के मारे अर्जल के करीब ही सिमटा हुआ था। सुनो, ये बहुत अच्छी है, तुम्हें डर नहीं लगेगा। अर्जल ने उसके हाथों को कानों से हटाया और निहायत ही संजीदा अंदाज में देखने लगा। ये बात बिल्कुल सच है कि पहाड़ी इलाकों में जब रात ये बात बिल्कुल सच है कि पहाड़ी इलाकों में जब सर्द रातों में धुंध बिछती है तो मरी की बिल्ली का किस्सा बहुत मशहूर है। बिल्ली? हेजन ने उलझन से अपनी आंखें खोली थी। बिल्ली से कौन डरता है? ये आम बिल्ली नहीं है। अर्जल ने अपनी आवाज़ को फिर से वही सर्द और सस्पेंस पर ले गया जिससे कमरे का सन्नाटा मजीद गहरा लगने लगा। कहते हैं कि जब यहाँ लोग कमरे में आराम से सो रहे होते हैं तो अचानक इन्हें बाथरूम के डोर के पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आती है। मियाऊं, मियाऊं। हेजन ने धीमे से बाथरूम के दरवाजे की जानिब देखा जो अंधेरे में थोड़ा सा खुला हुआ था। पहले लोग समझते हैं कि बाहर कोई आम बिल्ली है। अर्जन ने बात जारी रखी। उसकी आइस ब्लू आंखें फायर पैलेस की रोशनी में अजीब ही चमक रही थी। मगर जब वो उठकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर कोई बिल्ली नहीं होती, सिर्फ आईने में धुंध जमी होती है। और जैसे ही वो आईने को साफ करते हैं, अर्जल ने एक लम्हे को खामोश होकर हेजन को देखा। उन्हें अपनी ही ज... उन्हें अपनी ही शक्ल की जगह एक काली बिल्ली का चेहरा दिखता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दांत निकालकर हंस रही होती है। और वो फिर धीमे से बोलती है। अर्जल ने जानबूझकर मजीद करीब होते सरगोशी की। रूम सर्विस चाहिए? हेजन जो बहुत ही तजस्सुस और खौफ से सुन रही थी अचानक रूम सर्विस सुनकर थम गई। उसने झटके से अर्जल के सीने पर हाथ मारा। अर्जल, बिल्ली रूम सर्विस क्यों पूछेगी? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अर्जल की बुलंद हंसी इस बार पूरे कमरे में गूंजी। वो हेजन के इस मासूम खौफ पर खुद को रोक नहीं पाया था। अरे मैं तो बस बता रहा था कि वो बहुत पोलाइट बिल्ली है। आप बिल्कुल चुप हो जाएं। हेजन ने गुस्से से अपना रुख बदला मगर अर्जल ने उसकी कमर पर अपना बाजू मजीद कस दिया। वो एक पल को रुकी, फिर अचानक उसे एहसास हुआ वो अभी भी अर्जल के सीने से लगी थी। उसका सांस एक पल को अटक गया। अर्जल की हंसी भी आहिस्ता आहिस्ता थम गई। कमरे में दोबारा सिर्फ फायर पैलेस की मदम आवाज रह गई। बाहर हवा गिलास वाल से टकरा रही थी। हेजल ने आहिस्ता से सर उठाया। अर्जल की नजर अर्जल की नजरें इसी पर थी। इस बार इनमें ना मजाक था ना शरारत, बस एक अजीब सा सुकून था। हेजल ने फौरन से निगाहें चुराई। मैं बस डरी नहीं थी। अर्जल ने भवें उठाई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम आधी रात बेड पर हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम आधी बेड क्रॉस करके यहाँ आ गई हो। हेजल ने फौरन से कंबल अपने चेहरे तक खींचा। मैं वापस जा रही हूँ। मगर जैसे ही वो हटने लगी बाहर अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। गिलास वाल पर आवाज हुई। हेजन फौरन से दोबारा इसके करीब सिमट गई। अर्जन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और धीमी हंसी के साथ बोला, सो जाओ मिसेस पेंगुइन दौरानी, कोई बिल्ली रूम सर्विस देने नहीं आ रही। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से वाला पार्ट अच्छा लगा इस एपिसोड का। अल्लाह हाफिज़।